Good afternoon, everybody. And now, with this concluding session of ours, in a conclave that is weaved around the theme of entrepreneurship and young startups, etc., who better to seek an insight from than somebody who's part of the ministry here? But the thing that stands out is that he is a Harvard and a Stanford combination. और मैं ये क्यों कह रही हूँ? कितने मंत्रियों को आप जानते हैं और पिछले कुछ दशकों में जानते होंगे जो ये दो बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं? तो हमें लगा कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल एंड आई होप यू डोंट माइंड इफ आई से सर विथ योर, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि मिस्टर सिंधिया के लुक्स डिफाइज एज, फॉरएवर यंग के कैटेगरी में दिखते हैं मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, एंड शायद दैट्स द रीजन व्हाई द यूथ ऑफ अ कंट्री ऑटोमेटिकली कनेक्ट्स विद हिम. दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट सर. थैंक यू मेघा. एंड ये सारे तो क्वालिफिकेशंस हैं ही, बट आपकी जिस तरीके की आपकी ज़िंदगी रही है कॉलेज के समय से, हमें लगा आज के थीम पर आपसे बेहतर हमें कोई नहीं मिलेगा to speak about. And so, sir, welcoming you on the ABP platform. And I want to begin by this question, which is, आज के थीम के साथ रहते हुए सर, दुनिया की दो बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आप आए हैं. आपके पास यहाँ मंत्री होने का अनुभव भी है. आपने वहाँ की भी दुनिया देखी, आपने यहाँ की भी दुनिया देखी. तो सिंधिया जी, आपसे ये सवाल, क्या अंतर देखते हैं आप? When I speak of entrepreneurship, I speak of startups there and here. तो पहले तो मेघा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आपने एबीपी के इस मंच पे मुझे आमंत्रित किया. एबीपी के मंच पे उपस्थित रहना मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ. जो आपने प्रश्न पूछा, प्राथमिक तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हम ना भूलें कि आज भारत विश्व का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है. हम लोग जब अमेरिका की बात होती है, और मैंने वहाँ केवल पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैंने वहाँ नौकरी भी की है. वेंचर कैपिटल स्पेस का अनुभव रहा है, प्राइवेट इक्विटी स्पेस का अनुभव रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मेरा अनुभव रहा है. उनके एंटरप्रेन्योरल सिस्टम में पहले तो उसका चरित्र बहुत पुराना है. कई 100 वर्षों पुराना एक एंटरप्रेन्योरल सिस्टम का वहाँ अमेरिका का एक चरित्र है. दूसरा, लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड होने के नाते, और ऑलवेज फाइनेंशियल सेक्टर में नवाचार लाने का एक वैभव होने के नाते, एक्सेस टू कैपिटल के बड़े डीप पॉकेट्स वहाँ होते हैं. और थर्ड, मैं कहूँगा कि वहाँ नीड वर्सेस सल्यूशन दोनों का समन्वय इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योर्स के बीच में एक बहुत बड़ा डीप लिंकेज यूनिवर्सिटी के सिस्टम में, एंटरप्रेन्योरल सिस्टम में, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी के सिस्टम में बहुत डीप लिंकेजेस वहाँ हैं. पर ये कहते हुए भी मैं मानता हूँ कि वहाँ का चरित्र अलग है, भारत का चरित्र अलग है. हम में भी अपार संभावना है, अपार क्षमता हैं, जो शायद अमेरिका से अलग हों, पर आज के वैश्विक वातावरण में बहुत ही ज़रूरी है. उदाहरण के तौर पे, जैसे भारत में स्केल है, हमारी मार्केट की साइज़, हमारी पॉपुलेशन की साइज़, 70% पूरे विश्व की आयु आज भारत में है. हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड 70%, 140 करोड़ की जनता 35 वर्ष की आयु से कम है. 90 करोड़ जनता की हम बात कर रहे हैं. 90 करोड़ का मतलब क्या है? मुंह से आचरण करना बहुत आसान हो जाता है. 90 करोड़ मतलब कि अमेरिका की करीब करीब 3 गुना ज़्यादा आबादी. संयुक्त यूरोप, ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप को साथ में लेकर संयुक्त यूरोप की डबल आबादी.
ये भारत का यूथ बल्ज या डेमोग्राफिक डिविडेंड है। और थर्ड, हमारी एबिलिटी, सक्सेस बहुत पैमाने में डिफाइन किया जाता है कि अगर आप कोई सल्यूशन बना पाएँ जिसकी वॉल्यूम्स असीम हों, क्योंकि जब स्केल आता है तब आप मार्जिनल कॉस्ट पे ऑपरेट कर पाते हो, और वो हाई वॉल्यूम्स केवल भारत जैसा देश किसी सल्यूशन के लिए दे पाता है। तो ये हमारी जो संभावना है, मैं मानता हूँ कि वर्तमान के वातावरण में जो एक बहुत महत्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप को, स्टार्टअप्स को दिया गया है, स्टार्टअप इंडिया हो, आज हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे जब मैं कॉलेज से निकला था कि हम लोग सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करते थे तो केवल ताइवान में बनती हैं या साउथ कोरिया में बनती हैं। आज भारत में एक फैब नहीं लेकिन 5-5 फैब्स बनने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के, और एक मेरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थापित हो रहा है असम में। 28,000 करोड़ का निवेश केवल एक क्षेत्र में, एक फैसिलिटी में। तो जो स्केल भारत दे पा रहा है, आप यूपीआई की बात करते हो तो करीब करीब 22 करोड़ ट्रांजैक्शंस पर मंथ, $4 ट्रिलियन पर ईयर। तो जो स्केल भारत दे पा रहा है, जिसके आधार पर यूपीआई जैसी फैसिलिटी आज विश्वव्यापक हो चुकी है। 12 देशों के साथ हम लोगों का समझौता और करार बन चुका है यूपीआई के एक्सपोर्ट में। और जो लोग आईफल टावर में जाते हैं आज पेरिस में, वहाँ कोई और देश की टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन भारत के यूपीआई के आधार पर ही आपको टिकट मिलता है आईफल टावर में जाने के लिए। तो आज भारत का तिरंगा विश्वव्यापक हो चुका है हमारे सॉल्यूशंस के आधार पर। तो भारत की टेक्नोलॉजी, भारत की स्केल, भारत की सॉफ्टवेयर की ओपन आर्किटेक्चर जिस पे आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, ये सारे चीज़ मैं मानता हूँ कि आज भारत हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस नॉट ओनली फॉर इंडिया, बट भारत हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर द वर्ल्ड। आप हार्वर्ड गए, आप एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। ये लगभग तय था कि आपको राजनीतिक विरासत परिवार की तो संभालनी है, लेकिन फिर आप स्टैनफोर्ड गए, आपने एमबीए किया, आपने वहाँ कुछ कॉर्पोरेट्स में काम करा, कुछ समय के लिए काम किया। अब ये प्रश्न मेरी टीम ने बोला कि आपसे पूछ लूं कि कहीं राजनीति में आने का कोई इनका मन था नहीं, ये कॉर्पोरेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते थे, वहीं रहना चाहते थे, ऐसा कुछ है कि यू वर फोर्स्ड टू कम बैक एंड टेक केयर ऑफ द लेगेसी ऑफ योर फैमिली? तो मैं मानता हूं कि एक तो महंगा, मैं पहले ये कहूं कि, और आपके द्वारा मैं हमारे सभी नौजवानों को भी कहना चाहता हूं, जिंदगी का हर अनुभव आपको ज़िंदगी के किसी समय पर काम आएगा। हर अनुभव, जैसे कि आपके तस्करी में आप तीर डालते हो, भगवान जाने बाण को किस समय में कौन सी तीर की ज़रूरत होगी। हर अनुभव आपकी ज़िंदगी का वो एक एक तीर है, और ज़िंदगी में अनुभवों का संग्रहण करना सबसे ज़रूरी है। मेरा सदैव बचपन से ये सोच विचारधारा थी कि जहाँ विरासत की एक अहम भूमिका रहती है, और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं सिंधिया परिवार का वंशज हूँ, जिस परिवार ने इस देश की इतिहास में कई कुर्बानियाँ और बलिदान दी है, और इस देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दिया है। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपना इतिहास अपने हाथों से, अपने चरित्र से लिखना है। और इसलिए सदैव, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, वो अनुभव ग्रहण करने की मेरी कोशिश रही। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मेरी विचारधारा नहीं थी राजनीति में आने की। 6 साल मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की नौकरी की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बाद। मैं मॉर्गन स्टैनली में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था।
और उसके बाद मैं स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल गया। वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद एक एंटरप्रेन्योरशिप कंपटीशन होता है स्टैनफोर्ड में, जी। तो उस कंपटीशन में मैंने भाग लिया और भगवान के आशीर्वाद से हमारी टीम के मेहनत के आधार पर हम लोग उस कंपटीशन को जीते। और हम लोग एक स्टार्टअप करने वाले थे। ये जिस समय भारत में बीपीओज आए थे उससे कई साल पहले थे, और हमारा पूरा प्रोपोजिशन था कि एक हाईटेक वैल्यू एडेड सर्विस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कहा जाता है एक नॉक, नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, ओके। उसका मिरर वैली से, सिलिकॉन वैली से हम लोग भारत में स्थापित किए। तो हम लोग ने सीईओ को भी हायर कर लिया था, मैं और हमारे 2 पार्टनर्स थे। हम लोग वापस भारत आए ऑफिस स्पेस बेंगलोर में देखने के लिए, और सारी चीज़ हमारी लाइन में थी। पर कभी कभी कुदरत निर्णय लेती है और उस निर्णय के आधार पर आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। और जब 30 सितंबर को वो घटना घटी तो मेरी ज़िंदगी बदली। जी। पर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मुझे दोबारा पूछें, और बाय द वे मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं जनसेवा में हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारा लक्ष्य ज़िंदगी में राजनीति नहीं होना चाहिए, जनसेवा होना चाहिए, और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। ये इस कई बार ज़िंदगी में लक्ष्य ही राजनीति बन जाता है। वो मेरा लक्ष्य नहीं है। और मुझे ये सौभाग्य मिला है सेवा करने के लिए 23 वर्ष, और मैंने जी और जान लगाई है। और मैं मानता हूँ कि इससे अच्छा सेवा का रास्ता ज़िंदगी में नहीं है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी क्षेत्र की जनता ने मुझे वो जिम्मेदारी दी और मुझे वो मौका दिया। सर, ये पॉइंट बड़ा डिबेटेबल हो जाता है कि राजनीति में नहीं है, जनसेवा में है, इलेक्शन तो लड़नी पड़ती है। यहाँ आने के लिए इलेक्शन तो लड़ना पड़ता है, लोगों के बीच में जाना ही पड़ता है। नहीं, तो मेगा आप समझी नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको इलेक्शन नहीं जीतना है, पर ज़िंदगी में आपका कॉलिंग क्या है। मैं मानता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में एक व्यक्ति के जीवन को भी आप इम्पैक्ट कर सकते हैं तो फिर वो ज़िंदगी वर्थ लिविंग है। योजनाएं आप लाएं, स्वास्थ्य के सेवाएं ले जाएं, जो भी आप ले जाओ, बट एट द एंड ऑफ द डे you must make a difference in people's lives. Amazing. And that is for most that, important. we should have a round of applause for the minister. You know, it's a thought coming in. I call him a politician. He won't accept it. But yeah, noble thought there, sir. पर यहाँ बहुत बच्चे बैठे हुए हैं और क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव है तो सर पढ़ाई फिनिश करने के बाद आप मॉर्गन स्टैनले गए, आप मेरिल लिंच में भी आपने काम किया है और हमने जब रिसर्च हम कर रहे थे तो हमें पता चला कि बड़ा बिजनेस प्लान भी बनाया था जिसकी आप अभी उल्लेख कर रहे थे। वी वांट टू नो क्या था ये बिजनेस प्लान, क्या करना चाहते थे। अभी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, आप कब आपने ये काम शुरू किया है, आपसे सीखना चाहिए। So we were looking at setting up a mirror of a NOC, as I mentioned, network operating center. So where all your servers and your back-end routers are able to supply information, work remotely. To be able to do that from India as opposed to be doing it from the valley itself. So there are huge cost advantages with regard to engineers, software, programmers that we can use in India to be able to program that NOC and maintain that NOC rather than doing it in the valley itself. And had that unfortunate incident not had happened back then, you would have continued to stay in the corporate sector? You think so? I don't know whether I would call it the corporate sector, but yes, I would certainly be looking at entrepreneurship, and I would very much be part of building that enterprise, which is what I already was on the path of doing. You were, of course. I always believed, Megha, you must do something different in life, and
my father was very emotional when I got my MBA degree from Stanford, because he said I'm the first generation of the Scindias to get a graduate degree. So yeah, and I didn't do that straight out. I got 6 years of experience of banking before I decided to apply to business school. And when I applied to business school, let me say my parents were not very happy. क्या चाहते थे वो आपसे? नहीं, उनको ये लग रहा था कि अब 4 साल तो बाहर रहा, विदेश में पढ़ाई की, 5 साल नौकरी कर रहा है, अब दोबारा वापस जाना चाहता है. सो सामान्य तौर पर अगर किसी को स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड में एडमिशन मिले तो फूले ना समाए, हम जाके अपने माता पिता को बताते हैं. पर मैं तो बड़े डर डर के मैंने उनको फ़ोन किया, और वो बड़े व्यस्त रहते थे. हाँ. तो मैंने कहा बाबा आपको कुछ कहना है? तो बोला कि हाँ बताओ. तो मैंने कहा नहीं मैं दिल्ली आके बताऊंगा, मैं बॉम्बे में काम कर रहा था. दिल्ली क्यों आना है तुमको? तो फ़ोन पे बताओ. नहीं मैं दिल्ली आके बताऊंगा. तो बड़े संकोच के, दिस इज आफ्टर आई गॉट माई ऑफर लेटर. ओके. एप्लीकेशन के टाइम में तो मैंने बताया नहीं, क्योंकि मैंने अपना दिमाग बना दिया था कि केवल मैं हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में अप्लाई करूंगा. अगर एडमिशन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो नहीं जाऊंगा. ओके. तो जब एडमिशन लेटर आया मुझे, तो फिर मैं दिल्ली आया उनसे मिलने के लिए. तो रात का समय था, तो मैंने बताया. तो 5 मिनट चुपचाप रहे और फिर बोले कि 4 साल तुम रहे हो, 6 साल तुमने नौकरी की, अब दोबारा जाना चाहते हो तो ठीक है, करो जो करना है. तो वही मुझे संकेत हो गया कि भाई अब कैसे, अब मैं इस संकट के में से कैसे निकलूं. तो मेरा लड़का 3-3.5 साल का था, 4 साल का था. हाँ. तो बोले कि ठीक है तुम जाओ, मैं आर्यमन को ही रखता हूँ, तुम चले जाना. मैंने कहा बड़ा संकट है भाई. ये तो ब्लैकमेल था. पर क्या किया? हाउ डिड यू नेगोशिएट आफ्टर दैट? उसका भी केस स्टडी मैं आपको बाद में बताऊंगा. अच्छा, ओके. अब देखिए सर, पढ़ाई आपने की बिजनेस में, आपने कॉर्पोरेट में काम किया, फिर आप राजनीति में आए. ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपने बारे में क्या आकलन है? पहला ये सवाल. और दूसरा, आपके नाम से जुड़ी हुई एक कहानी है. आई वाज रीडिंग आप, जरा आप बताएं खुद अपने मुख से कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? About what? About your name. There's a whole story behind your name. Oh, ये about my name. ज्योतिरादित्य सिंधिया Okay. नाम कैसे पड़ा? तो हाँ, थोड़ा टंग ट्विस्टर है, क्योंकि प्रोनाउंस करने में बड़ी कठिनाई हो जाती है. एक्चुअली मेरे माता और पिता की आशा थी मुझे विक्रमादित्य का नाम देने के लिए. और मेरी आजी अम्मा, मतलब मेरी दादी, हमारे कुल देवता कोल्हापुर ज़िले के हैं, जहाँ मैं अभी परसों होके आया हूँ. ज्योतिबा हमारे देवता हैं, जो हमारा देवस्थान है वहाँ. तो उनकी आशा थी कि मुझे ज्योतिबा नाम दिया जाए. तो दोनों के बीच में बहुत लंबा डिस्कशन हुआ. फिर कहा कि चलो 50-50 करते हैं, आधा तुम्हारा लेते हैं, आधा मेरा लेते हैं. तो ज्योति और आदित्य का ज्योतिरादित्य हो गया. अच्छा, तो आप ज्योतिबा से ज्योति और विक्रमादित्य से आदित्य हो गए. अच्छा, ओके. क्योंकि ये कहानी कहीं तो मैं पढ़ी थी, मुझे लगा आप ही से क्लैरिफाई करूं कि क्या कहानी है. आपके परिवार से एक जुड़ा हुआ बड़ा रहस्य है सर. ये 250 साल पुराना रहस्य है, एक शिवलिंग से जुड़ा हुआ है. और ये कहा जाता है कि ये इसका पानीपत की लड़ाई से कोई लेना देना है. आप राजघराने से आते हैं, ये कहानी पूरी हम रिसर्च कर रहे थे, हमें मिली नहीं पूरी. पर ये शिवलिंग है कहाँ और क्या कनेक्शन है पानीपत की लड़ाई अब से? ये कहा जाता है, मैं नहीं जानता, पर पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो मकर संक्रांति के दिवस में लड़ा गया था, पठान अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध, और बाजीराव पेशवा के लड़के और उनके भतीजे, विश्वासराव उनके लड़के थे, सुदाशिव भाव उनके भतीजे थे. उनके नेतृत्व में संयुक्त मराठा फौज करीब 1 लाख की, 50,000 1 लाख की, और अहमद शाह अब्दाली की 6-8 लाख की फौज थी. 14 जनवरी 1761
ये लड़ाई पानीपत में लड़ी गई और 1 लाख मराठाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया देश की एकता और अखंडता के लिए। उसमें सिंधिया परिवार के 15 वंशज थे, 16 वंशज थे और उस लड़ाई में 15 वंशजों की सिर काटे गए, बरछे पे डाल के मराठा सेना के सामने ऐसे फहराए गए। और उस लड़ाई से केवल मेरे पूर्वज महाजी शिंदे बचे थे। लहू लहान रण के भूमि में उनका पैर कटा हुआ। उस ज़माने में लड़ाई में नियम होती थी कि सूर्यास्त के बाद दोनों तरफ की फ़ौज लड़ाई को समाप्त कर देती थी और दोनों तरफ के लोग अपने घायल लोगों को उठाने के लिए रणभूमि में आ सकते थे। तो एक भिष्टी ने, जो पानी देता था लड़ाई के समय में, उसने महाजी महाराज को पहचाना ज़मीन पर पैर कटा हुआ और उनको उठा के ले गए। तो उस पानीपत की लड़ाई से केवल महाजी महाराज बचे और 10 साल के अंदर 10 फरवरी 1771 उन्होंने दोबारा अपना फ़ौज खड़ा करके अटक, अफ़गानिस्तान से कटक उड़ीसा तक और गुजरात बहरूच से प्रयागराज इलाहाबाद तक मराठा साम्राज्य खड़ा किया। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हिंदवी स्वराज का सपना था, लाल किले पर शाह आलम को कैद करके भगवा झंडा फहराने का काम महाजी सिंधिया ने इस देश में किया था। तो देश का एकाकरण अगर किसी ने किया उस समय में तो महाजी शिंदे ने किया था। और कहानी ये है कि सारे सिंधिया परिवार के वंशज में केवल वो बचे क्योंकि लड़ाई के पहले एक मीटिंग आयोजित की गई थी जहाँ तय किया गया कि जो सिंधिया परिवार का शिवलिंग है वो महाजी महाराज अपने पगड़ी में रखेंगे और ये पूरे परिवार ने मिलकर तय किया। और ये इत्तेफाक की बात है कि 15 के 15 वीरगति उन्होंने प्राप्त की और केवल महाजी महाराज बचे। तो ये पुरानी कहानी है। सर देखिए, आपके पढ़ाई राजघराने बहुत सारी बातें हमने कर ली। अब मुझे ज़रा आपके मंत्रालय पर आना है। और आपके मंत्रालय पर आजकल लग रहे हैं काफ़ी आरोप सिंधिया जी, इस पार्लियामेंट सेशन में भी लगे हैं। अब आऊँगी आरोप पर। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि एक ऑलरेडी आप लोगों के ऊपर और इस सरकार के ऊपर जासूसी कर रहे हैं, स्नूपिंग कर रहे हैं, ये फ़ोन टैपिंग कर रहे हैं, ये सब तो चलता ही चला आ रहा है। आपने बीच में स्टेटमेंट दे दिया कि कम्युनिकेशन को चुनिंदा तरीके से एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जा सकता है। अब उसके बाद और भी बवाल उस पर हुआ कि भाई क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट? आपने ये आपकी ये स्टेटमेंट है कि कम्युनिकेशन को चुनिंदा तरीके से एनक्रिप्ट कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी सवाल उठे कि मैंने मंत्री कभी का नहीं क्या कहा, कहना है? मेघा जी आप यू आर मिस कोटिंग मी। मैंने कभी नहीं कहा इनक्रिप्ट कर सकते हैं और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ये आपका प्रश्न, मुझे लगता है मैं शायद गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा, संचार साथी के संदर्भ में है। संचार पे तो इतने सवाल उठे सर। अब आप लोग संचार पे कौन से सवाल उठे? संचार पे अब आपने जब कहा कि ये इनबिल्ट आएगा ऐप फोन तो में, आप संचार साथी की बात कर रहे हैं ना? मैं संचार पर आ रही थी, तो मैं अभी उसके पहले ही चल रही थी क्योंकि इतनी एलिगेशन लगते हैं। कौन सी एलिगेशन लगी है? स्नूपिंग की कितनी एलिगेशन इस सरकार पे लगते हैं सर? कौन सी स्नूपिंग की कौन सा एलिगेशन? आप मुझे बता दो कौन सा एलिगेशन सिद्ध हुआ है? आपके जो जितने पार्लियामेंट में विरोध में बैठते हैं लोग, क्या कहते हैं? अरे उनका काम ही है विरोध करना। वो तो देश का भी विरोध करते हैं, पार्लियामेंट का विरोध करना तो बात भूल जाओ। तो जिस देश में सकारात्मक पहल उठाया जा रहा है, जो देश पूरे विश्व के वर्चस्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उभर रहा है, उस देश की बदनामी की जाती है पूरे विश्व में। अगर हम ही देश के वासी स्वयं देश की बदनामी करेंगे तो फिर दूसरी से क्या अपेक्षा है? तो आप सिर्फ देश के लोगों को यह बता दीजिए कि उनकी कम्युनिकेशन सेफ हाथों में है। और अब 100% सेफ हाथों में। और मैं जो संचार साथी की बात भी है, मैं कहना चाहता हूं क्या है संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप आपका एक पहरेदार है जिसके आधार पर नंबर 1 आप उसे डाउनलोड करोगे या आप उस पर रजिस्टर करोगे तब एक्टिव होगा। सेकंड, उसके आधार पर आप क्या कर सकते हो। कई बार हम लोग फ़ोन खरीदते हैं, अब वो IMEI नंबर जो सिक्योरिटी कोड है फ़ोन पर, वो आपको बता सकता है कि क्या ये फ़ोन स्टोलन है, क्या ये फ़ोन जेन्युइन है। और कई लोग उसके आधार पर अपने फ़ोन को चेक करते हैं। कई बार पाया जाता है कि फ्रॉडुलेंट फ़ोन है या स्टोलन फ़ोन है।
वो संचार साथी ऐप आपको मदद करता है। थर्ड, आप मालूम कर सकते हो कि आपके नंबर पर कितने लोग एक्टिव हैं। अब मेघा प्रसाद ने मेरा नाम लेके 10 सिम अपने आप को एलोकेट कर दिया, मुझे इसकी सूचना भी नहीं। संचार साथी ऐप के आधार पर वो आपको सूचना पूरी तरह से मिल जाएगी। फोर्थ, अगर आपका फ़ोन चोरी हुआ तो इमीडिएटली आप उसको रजिस्टर कर सकते हो कि मेरा फ़ोन चोरी हो चुका है, और ऐसे 7.5 लाख फ़ोन संचार साथी ऐप के आधार पे ही लोकेट होकर एक्चुअल ओनर को वापस डिपॉजिट किया गया है। ये अभी कितने समय में हुआ है? पिछले 1 साल में, 1 साल में। और संचार साथी ऐप का पोर्टल से डाउनलोड करीब करीब 20 करोड़ हिट हुए हैं, और ऐप का डाउनलोड 1.5 करोड़ लोगों ने स्वयं किया है। तो हमारी सोच क्या थी, अगर वो इनबिल्ट आपके फ़ोन पे आएगा, इससे यूनिवर्सैलिटी हो जाएगी, एक एजुकेशन भी हो जाएगी सभी लोगों को कि इस ऐप के साथ आप ये कर सकते हो। पर वो ऐप एक्टिव नहीं होगा जब तक आप उस पर रजिस्टर ना हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको उस ऐप को डिलीट करना है, जैसे आपके फ़ोन पर ढेर सारे ऐप्स आपके पास हैं, उसको दबाओ, क्रॉस पे बटन दबाओ, उसको आप डिलीट कर सकते हो, जैसे हर ऐप को आप डिलीट कर सकते हो। अच्छा, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं। लेकिन अगर प्रश्न उठते हैं, हाँ। हमें कोई हिचक नहीं है, हम लकीर के फकीर नहीं हैं, और इसलिए मैंने फ्लोरिडा हाउस में कहा कि अगर लोगों को हिचक है, हम उसको जरूर रिव्यू करेंगे, और उस ऑर्डर को मैंने रिव्यू किया। मेरा कोई ईगो नहीं है कि अगर एक सकारात्मक कदम मैंने उठाया हो, लेकिन अगर लोगों को उस पर शंका हो या खुश ना हो या उनको चॉइस स्वयं चाहिए, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जब हो जाता है जब ईगो आ जाए कि नहीं कि ये तो अब रखना है, तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चॉइस दे दो कंज्यूमर्स को। रिव्यू करेंगे सर इसको, क्योंकि पॉइंट देखिए, सिंपल सा सवाल है। ऑलरेडी मैंने अरे मेगा, आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया है। अच्छा, आप ही अपडेट कर दीजिए हमें, आप अपडेट कर दीजिए। इज इट 10 दिन पहले हमने उसको ऑप्शनल बना दिया है भाई, ऑलरेडी ऑर्डर निकल चुका है। अब जब मैं नया फोन खरीदूंगी तो क्या उसमें, अब अगर मैं नया फोन खरीदती हूँ तो क्या उसमें इनबिल्ट आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा। हाँ, वो तो ऑलरेडी ऑर्डर निकल गया है 10 दिन पहले। ठीक है, तो फिर भाई अब जब इतना रायता फैल जाता है ना, तो बहुत सवाल उठते हैं सर। अच्छा है आपसे ही क्लैरिफिकेशन। अरे मैं तो उसी दिन क्लैरिफिकेशन फ्लोरिडा हाउस पे दे दिया था। अच्छा ठीक है, तो मेरी माफी अगर मैं अपडेटेड नहीं हूं, मगर आई वांट टू गो टू अ वेरी पॉजिटिव क्वेश्चन फ्रॉम हियर, व्हिच इज अबाउट 6G। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अभी तक तो हम लोग कंज्यूम कर रहे थे, 4G आया, 5G आया, वी वर द कंज्यूमर्स। 6G में वी वांट टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ 6G। मैं पहले तो ये समझना चाहती हूँ, इतने युवा बैठे हैं यहाँ पर, 6G के स्टेटस क्या है, आपको क्या लगता है कब तक आएगी? तो मैं आपको समझा दूं कि we were, and I have said this many times, we were behind the world on 4G, we marched with the world on 5G, but we will lead the world on 6G. And what do I mean by that? 4G टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में प्रेवलेंट हो चुका, उसके बाद भारत में आया। 5G की टेक्नोलॉजी, द मोस्ट accelerated, quickest execution of 5G technology in the world, 22 महीने में भारत के 99.9% जिलों में 5G एक्टिव हो गया है। आज 5G पर हमारे 37 करोड़ कस्टमर बेस हो चुका है। 2030 तक 100 करोड़ का कस्टमर बेस 5G पे होने वाला है। So we are walking with the world or a little bit ahead of the world on 5G. 6G के स्टैंडर्ड्स अभी सेट हो रहे हैं। भारत को कभी भी ITU में या 3GPP में जो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी की, भारत को कभी भी टेबल पर कुर्सी नहीं मिली थी। पहली बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2023 में ही B6GA भारत 6G अलायंस गठित किया गया है, जिसमें इंडस्ट्री और इकोसिस्टम के सारे प्रतिनिधित्व शामिल हैं।
from TSPs, telecom service providers, to ISPs, to IIT professors, to entrepreneurs, to the equipment manufacturers. The full ecosystem is part of Bharat 6G Alliance. हर 3 माह में मैं स्वयं रिव्यू लेता हूं कि क्या प्रोग्रेस हमने किया है। हमारा लक्ष्य है कि 6G का स्टैंडर्ड जब विश्व में तय होगा, और मैं मानता हूं कि 2027 के अंत तक या 2028 तक वो तय होगा, तब जितने पैटेंट्स लगेंगे 6G में, उसका 10% कम से कम पैटेंट फॉर्मेशन भारत का योगदान होना चाहिए 6G की टेक्नोलॉजी में। हमने 7 वर्टिकल्स बनाए हैं भारत 6G अलायंस के आधार पर। उन सभी का प्रोग्रेस पैटेंट्स के जरिए और दूसरे कार्यों के जरिए मैं स्वयं 3 माह के सिस्टम में मॉनिटर कर रहा हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपके जरिए दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं कि भारत 6G का नेतृत्व करेगा आने वाले समय में। ये सुनिश्चित है। ये आने वाला समय कब? मैंने आपको कहा ना 2027, ये विश्व की बॉडी निर्धारित करती है। हाँ। ITU और 3GPP पर स्टैंडर्ड सेटिंग, प्रोटोकॉल सेटिंग। मैं आपको सिस्टम बताता हूँ कि पहले स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल सेट होते हैं। उस स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल के आधार पर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होता है, क्योंकि 6G की इक्विपमेंट अलग होगी 5G की इक्विपमेंट से। आपका कोर अलग होगा, आपका रैन अलग होगा। जब इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होगा तब स्पेक्ट्रम एलोकेट होता है। स्पेक्ट्रम एलोकेट होने के बाद फिर हम लोग एग्जीक्यूशन फेज में जाते हैं। और 5G और 6G में क्या फ़र्क होगा? आपकी पाइप का साइज, जो आज 4G और 5G के अंतराल में आप देखोगे तो 4 गुना या 5 गुना ज़्यादा चौड़ा है। 6G में वो 10 गुना ज़्यादा चौड़ा होगा। मीन्स यू कैन पुट मोर इंफॉर्मेशन थ्रू दैट सेम पाइप। सेकेंड, लेटेंसी कम होगी, कि अभी जो टाइम लगता है व्हेन यू प्रेस अ बटन एंड फॉर दैट वीडियो और सॉफ्टवेयर टू लोड ऑन टू योर फोन, वो मिनी सेकेंड्स में होगा 6G के अंतर्गत। तो वो सब टेक्नोलॉजी का क्रियान्वयन इसी सीक्वेंस पे होगा। पहले स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे, स्टैंडर्ड्स के बाद इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होगा, स्पेक्ट्रम अलॉट होगा, और फिर एग्जीक्यूशन होगा। और फिर 6G के यूज़ केसेस भी इस्तेमाल किए जाएंगे। जो आज 5G के यूज़ केसेस हम लोग कर रहे हैं, वो आगे जाकर 6G भी होगा। That's fantastic information. Thank you for sharing that. Finally, मैं नॉर्थ ईस्ट पे आना चाहती हूँ, क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारी आपके ही ऊपर है सर। और जो हम लोगों ने इतने समय में देखा, देखिए हमेशा ये कहा जाता है कि वो एक एरिया है जो हमेशा ही पिछड़ा ही रह गया, लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को कोई मतलब नहीं रहा। अब फाइनली मंत्री लगाए जा रहे हैं कि भाई आपको नॉर्थ ईस्ट को के डेवलपमेंट के लिए काम करना है। तो पहले तो मैं ये समझना चाहती हूँ सर कि चैलेंजेस अभी भी बहुत है वहाँ पर, चाहे आप कनेक्टिविटी की चैलेंज देखें या डेवलपमेंट की चैलेंज देखें या ड्रग कार्टल्स की चैलेंज देखें, कुछ एरियाज में इंसर्जेंसी की चैलेंज देखें। ज्योतिरादित्य सिंधिया एज द मिनिस्टर इंचार्ज, क्या है रोड मैप वहाँ के लिए? पहले मेगा आपको मैं कहूँ कि ये जो चित्र आप रेखांकित कर रहे हैं, उसमें है थोड़ी सच्चाई है सर? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पिछले 18 महीनों में मैं 20 बार उत्तर पूर्वी राज्य में गया हूँ, और मैं केवल ऑफिस में बैठकर मुख्यमंत्रियों के साथ या मंत्रियों के साथ मीटिंग की बात नहीं, मैं गुफाओं में गया हूँ, मैं लिविंग रूट ट्री ब्रिजेस में गया हूँ, उनके सामाजिक, उनके कल्चरल फेस्टिवल्स में गया हूँ, उनके धान के खेतों में गया हूँ। और मैं आपको ये सुनिश्चित करके बताऊँ, 4.5 करोड़ की आबादी है हमारे उत्तर पूर्व में, कम से कम 80% जनता वहाँ 30 वर्ष की आयु से कम है। हम यूथ डिविडेंड भारत की बात करते हैं, वो 8 राज्य हमें लीड कर रहे हैं यूथ डिविडेंड में। साक्षरता की हम बात करें, मैं स्वयं बहुत चुक रह गया। एवरेज साक्षरता उत्तर पूर्वी के हर राज्य में इट्स शॉकिंग 93 से 94% है। और सबसे महत्वपूर्ण, जीडीपी ग्रोथ रेट, आज विश्व 2.5% जीडीपी ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। भारत
पिछला क्वार्टर हमारा 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट रहा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, पर एवरेज हम कहें कि अगर डेकेडल ग्रोथ रेट लेना है आपको तो 6.5-7% का जीडीपी ग्रोथ रहा है। मतलब हम लोग विश्व के जीडीपी ग्रोथ रेट के करीब करीब 2.5 से 3 गुना तेजी रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, एक राज्य नहीं, 2 राज्य नहीं, 8 के 8 राज्य 10 ईयर कैगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 10 साल का एवरेज, आप अनुमान लगाओ। मुझे तो आश्चर्य हुआ, 11 से 13% जीडीपी ग्रोथ रेट इन 8 राज्यों के अंतर्गत। तो असलियत यह है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तर पूर्वी भारत का ग्रोथ इंजन बने। एक्चुअली ग्रोथ रेट के विषय में नॉर्थ ईस्ट हमारा इंजन है हमारे ट्रेन का। और भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अष्टलक्ष्मी का नाम दिया है, 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट, हर साल 52 मंत्रालय को हम लोग मॉनिटर करते हैं। 10% आपका ग्रॉस बजट का उत्तर पूर्वी में निवेश होना ही है। क्या मतलब? पिछले वर्ष 1,02,000 करोड़ 52 मंत्रालयों का निवेश वहां हुआ है। रेल मंत्रालय की आप बात करो तो 19 प्रोजेक्ट्स वर्तमान में क्रियान्वयन हो रही हैं, 90,000 करोड़ की। मेरा पूर्व मंत्रालय सिविल एविएशन, हमारे पास 9 एयरपोर्ट्स थे उत्तर पूर्व में 2014 में, आज हमारे पास 17 एयरपोर्ट्स हैं वहां। और वही स्थिति वाटरवेज, एक वाटरवे था, आज 20 वाटरवे। रेल कनेक्टिविटी, एक ही राज्य कनेक्टेड था 2014 में, आज 4 राज्य कनेक्टेड हैं। और 2027 के अंत तक 8 के 8 राज्य रेल कनेक्शन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे उत्तर पूर्वी में। तो आज उत्तर पूर्वी में निवेश की कोई कमी नहीं, प्रगति की कोई कमी नहीं। अभी मई के माह में प्रधानमंत्री जी के साथ मैंने उत्तर पूर्वी इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया था। 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश एमओयूज और एलओआईएस के आधार पर आया है। मैंने अभी आपसे बात की, फैब, टाटास का सेमीकंडक्टर फैब असम में लग रहा है 28,000 करोड़ का। हाइडल पावर की कैपेबिलिटी, मैं मिनिस्टर पावर रहा हूं, हाइड्रो पावर की कैपेबिलिटी अलोन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में करीब करीब 60 गिग्स का है, 60,000 मेगावाट का। तो क्षमताएं वहां अपार हैं। और आज उत्तर पूर्व बदल रहा है, विकास की गति और प्रगति की गति में भारत को लीड कर रहा है। ओके ओके, आई स्टैंड करेक्टेड अबाउट दैट सर। आपने इतने आंकड़े रखे हैं तो शायद मैं उसको डिस्प्यूट नहीं कर पाऊंगी। आपने एक बात कहा पासिंग में, यू वर द सिविल एविएशन मिनिस्टर, और ऑनेस्टली आई हैव बीन इचिंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन द इंडिगो मेस, लेकिन ये एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव है, आई लेट इट पास एंड वी आर नाउ स्ट्रेट अवे गोइंग टू द रैपिड फायर। और ये रैपिड फायर आपके साथ, विद दैट वी विल रैप अप दिस सेशन। मेरा पहला प्रश्न आपसे, आप क्या आपको लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया एक एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है? मैं तो पॉलिटिशियन है ही नहीं हूं, मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है, मैं तो जनसेवक हूं। अच्छा, जनसेवक को हम पॉलिटिशियन मानेंगे, उसके बाद जवाब पूछेंगे। जिंदगी में कोई एक्सीडेंट नहीं होता। जिंदगी में जहां आपकी प्रेरणा है, और ये मैं सभी हमारे नौजवानों को कहना चाहता हूं, हर दिन जब आप उठते हो, मन में एक ज्वालामुखी और एक ऊर्जा होनी चाहिए उस दिन के दिनचर्या के प्रति। अगर वो ज्वालामुखी और वो ऊर्जा है तो आप फिर सही क्षेत्र में सही काम कर रहे हो। और रात के समय में बिस्तर में लेटने के पहले ये संतोष मन में होना चाहिए कि जो मुझसे इन 24 घंटों में हो पाया मैंने करने की पूरी कोशिश की है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, पुरानी कहावत है अंग्रेजी में, द सॉफ्टेस्ट पिलो इज अ क्लियर कॉन्शियंस। दोज हु हैव दैट सेटिस्फैक्शन, इन 5 minutes you'll be fast asleep. Beautiful, and that's so true. दूसरे सवाल पर आते हैं, क्या आपकी अंतिम महत्वाकांक्षा हमेशा अपने राज्य के मुख्यमंत्री बनने की है मिस्टर सिंधिया? मेरी महत्वाकांक्षा केवल एक है, और वो है अपनी क्षेत्र की जनता, अपने ग्वालियर चंबल की जनता, अपने प्रदेश की जनता के दिल में स्थान पाना। आप
बड़े उद्योगपति बन जाओ, आप बड़े नेता बन जाओ, उसके आधार पर लोग आपको याद नहीं करते। पर अगर आप लोगों के दिल में स्थान पा पाओ, जिस दिन आप इस दुनिया को छोड़ के जाओगे, लोग आपको दुआ देंगे। और वही हमारी जिंदगी की कामना होनी चाहिए। Politically correct. I mean, I of course It's not didn't politically expect you correct. to say that. It's not but It's not Mega. It's not politically correct. That is my life's calling. Okay. I believe in that. I I live accept that it. every day. Okay, I accept that, Mr. Scindia. राजनीति में आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? अब तो ये आपने जवाब दे ही दिया। अगर ये जन सेवा है तो I'll skip this question. Go ahead. तो लोगों की जिंदगी में एक बदलाव लाना, जी। एक सुखद बदलाव लाना। आपको लगता है आप वो जी रहे हैं, आप कर पा रहे हैं? बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, जितनी महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी योजना है, उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, गडकरी जी के सहयोग से आज आगरा और ग्वालियर के बीच में 6 लेन का डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे हम लोग क्रियान्वयन कर रहे हैं। 5,500 करोड़ की योजना है। आज 120 किलोमीटर है, 2.5 घंटे लगती है। ये डेडिकेटेड एक्सप्रेस के बाद 40 मिनट में ग्वालियर आगरा का सफ़र हम लोग तय कर पाएंगे। ये महत्वपूर्ण। 40 मिनट में ग्वालियर से आगरा? करेक्ट। 40 मिनट में ग्वालियर से आगरा? 6 लेन डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे, 90 किलोमीटर न्यू अलाइनमेंट में 50 मिनट में आप तय कर पाओगे। केवल 3 एंट्रीज, 3 एग्जिट्स। वाह, आई शुड बट वेट फॉर कहने दैट। का वो मेरा तात्पर्य नहीं था। हाँ। बड़ी योजना है। मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है कि अगर मेरे क्षेत्र से, मुरैना से, भिंड से, ग्वालियर से, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी से कोई व्यक्ति इलाज के लिए आ रहा है दिल्ली, अगर उस व्यक्ति का इलाज मैं कर पाऊँ, मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण वो एक्सप्रेसवे है। ओके, पॉइंट टेकन सर। क्या आप भविष्य में कभी भी कांग्रेस पार्टी में वापस लौटना चाहेंगे? अब अतीत की प्रश्न मत पूछिए मेगा, लेट्स गेट ऑन विद लाइफ। नहीं नहीं, इट इज अबाउट द फ्यूचर। आप फ्यूचर में कभी वापस जाना चाहेंगे, ऐसा कुछ? आगे चलिए। आगे चलूं? ओके, सफलता ज्योतिरादित्य सिंधिया के हिसाब से सफलता की परिभाषा क्या है? मेरे लिए सफलता की परिभाषा यही है कि अगर आप अपने ज़िंदगी में किसी की ज़िंदगी को आप तब्दील कर पाओ तो वो आपके लिए सफलता है। It is your ability to be able to impact lives. And that has to be not only a vision, but it has to be lived every single day. ओके, अगले सवाल पर अंग्रेजी की पुरानी कहावत है कि devil lies in the details. Crossing the T's, dotting the I's. In life, to be successful, it doesn't matter if you're in Jan Seva, you're in business, whatever occupation you choose, you have to be meticulous, you have to be committed, and you must not stop until the work is done. ओके, वेल सेड सर। अगला सवाल, थोड़ा जब डिबेट इस पे ज्यादा होता है, पार्लियामेंट में बहुत होता है, मगर सिंधिया जी के अनुसार आजाद भारत के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री कौन है? मेरे दिमाग में मेरे लिए 2 हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मेरे लिए स्वयं के लिए उनके अतिरिक्त मेरे ग्वालियर के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ओह वाह, ओके। आप किसी भी तरीके से फंसेंगे नहीं इन सवालों में, ये तो मैं समझ गई हूं। बीजेपी और सिंधिया परिवार के रिश्ते आप कैसे देखते हैं? बीजेपी और सिंधिया परिवार, मैं तो मानता हूं कि एक ही रिश्ते की बात है, क्योंकि इस संस्था को भी जीवित करने में मेरी आजी अम्मा, मेरी दादी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। ओके, ग्वालियर की सबसे खूबसूरत चीज क्या है एज पर यू? मेरी ग्वालियर की जनता। ओके, ऑलराइट मिस्टर सिंधिया। और ग्वालियर के पैलेस के तहखाने में मैंने सुना है कुछ रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है तहखाने में वहां पर? एक ही चीज रखी गई है। क्या? बड़ा दिल और बहुत प्यार। ओहो, प्लीज मतलब सच में मुझे बताया गया है कुछ रखा, ऐसा कुछ है क्या? दिल और बहुत प्यार।
ठीक है, आप मुझे समझ आ गया है. आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड माय वे विथ यू. सो राहुल गांधी को एक राजनीतिक नेता के तौर पर कैसे देखते हैं मिस्टर सिंधिया? मैं क्या देखूं, क्या फर्क पड़ता है? पुराने आप कुलीग हैं. जनता ने अपना निर्णय दे दिया है. आप पुराने कुलीग रहे हैं. जनता ने अपना निर्णय दे दिया है. उनके सरकार में मंत्री भी रहे हैं. उनकी सरकार उनकी पार्टी की सरकार, जिस यही पार्टी में प्रॉब्लम यही है. ठीक है, मेरी गलती, यही प्रॉब्लम है. यूपीए के सरकार में मंत्री रहे, इसलिए सवाल मैंने उत्तर दे दिया. जनता ने निर्णय ले लिया. ठीक है. मोदी कैबिनेट में आप जो मंत्रालय अभी संभाल रहे हैं, उसके अलावा कोई और पसंदीदा मंत्रालय जो सिंधिया जी संभालना चाहेंगे? जहां भी मुझे काम करने का मौका मिले. जिंदगी में मैं मानता हूं, यू कैन मेक वर्क फॉर योर सेल्फ इन एनी एरिया. एनी इंटरेस्ट एरियाज? सॉरी? एनी मेजर इंटरेस्ट एरियाज? I would say I've had the opportunity to work in multiple areas, and I thank the Prime Minister for that. Civil aviation हो, steel हो, नॉर्थ ईस्ट है, आज दूरसंचार का मंत्रालय है. उदाहरण मैं आपको दे दूं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक ऐसा विस्तृत डिपार्टमेंट जहां 1,65,000 हमारे डाक खाने पूरे देश में वितरित है. इट इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन द वर्ल्ड. फॉरगेट अबाउट इंडिया. मेरे 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक हैं जो दिन और रात सेवा करते हैं. आज मेरा एक ही लक्ष्य है, टू मेक दिस द लार्जेस्ट लॉजिस्टिक्स फुलफिलमेंट प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड. और आज एक बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक्सरसाइज पे मैं काम कर रहा हूँ. एंड क्षमताएं असीम हैं. आज आपके पार्सल, आपके लॉजिस्टिक्स जो आज केवल टियर 1 सिटीज़ तक सीमित हैं, वो टियर 2 तक जाएंगी, टियर 3 तक जाएंगी. और वहाँ सबसे बड़ा बेहतरीन नेटवर्क किसका है पूरे देश में? सबसे बेहतरीन नेटवर्क इंडिया पोस्ट का है. और आज हम उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहाँ पहले कल्पना नहीं की थी. सरकारी मंत्रालयों के साथ मैं MOU पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, रूरल डेवलपमेंट के साथ, कृषि के साथ, उनके प्रोडक्ट्स, उनके सर्विसेज को पोस्टल डिपार्टमेंट के तहत आगे ले जाने के लिए. एम्फी म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ अभी हमने MOU पर हस्ताक्षर किया है. KYC सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज का अब इंडिया पोस्ट करेगी. पासपोर्ट सेवा केंद्र से हमने 2 करोड़ पासपोर्ट बनाए. तो क्षमताएं इस विभाग की अनेक हैं, और उसको एक्चुएट करने के लिए आज हम लोग काम कर रहे हैं. Okay. और एक नया बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक्सरसाइज, नया विजन के साथ इंडिया पोस्ट को, जो वर्तमान में भारत सरकार का कॉस्ट सेंटर है, मेरा लक्ष्य है कि उसको प्रॉफिट सेंटर में मैं तब्दील कर पाऊँ. और यही हम लोग करके रखेंगे 2030 के पहले. Okay. My last question to you, at one of those international summits, and I forget which one it was, आप AI-enabled Ray-Ban glasses लगा के, that picture went viral, Mr. Scindia. ऐसे लग रहा था जैसे Ray-Ban की मॉडलिंग हो रही है, मॉडल ये खड़े हैं. अब उसके बाद सवाल ये है कि भाई क्या राज है सिंधिया जी का, जिस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं at the age that he is, and the way that picture went viral. What Mega means to say कि आप बहुत बुड्ढे हो. मैंने ये नहीं कहा कि आप बुड्ढे हो गए हो. मैं आपको सच में ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि वो फोटो जिस तरीके से वायरल हुआ था, and that video, it just, I had to ask you that question. What do you do? I don't know what I do, but what I try and do is 2 things. One, we're all very busy in our lives, but you have to be able to take some time out. In as much as you exercise your brain cells, to exercise physically as well. So, whenever I'm in Delhi, and that's only 12-13 days a month, because मैं बहुत प्रवास करता हूँ. अभी मैं महाराष्ट्र और कर्नाटक से होते हुए कल रात को वापस आया हूँ. जी. पर 45 मिनट का समय, 1 घंटा के समय, hardcore physical exercise, cardio, weights, extremely important for you longer term as well. That's number 1. Number 2, आसान नहीं है, but try and keep an eye on your intake. खान पान should be something that is nutritious, but at the same time something that is low on calorific value. And
कोविड के समय में मुझे बहुत समय मिला था पढ़ने के लिए, तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और कुछ हेल्थ रिलेटेड किताबें भी पढ़ी. Most important organ in your body is your atra, your intestines, because that houses the good flora and the bad flora. To maintain that balance is extremely important. One of the things that this computer, which is Bhagwan ka banaya hua human body, is not used to is processing processed foods. So the less you keep off processed foods, the healthier you will be. And that's something that I try. Good advice for lots of people who are sitting here. Processed food से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, पर आप आए संध्या जी, इतना समय हमें दिया, अलग अलग चीज़ों पे बात करी, लेकिन आप आज कमिट करके जाएंगे कि आप मुझे समय देंगे एक इंटरव्यू का जो कंप्लीटली पॉलिटिकल होगा. आज मुझे वो परमिशन नहीं थी. 100%. है ना? Anytime. Soon enough. So thank you so much. Thank you very much. Always a pleasure to be here. Thank you.